अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के हवाले से नया देश नया चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे किंग्समेड स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी टीम हालिया दौरा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में शानदार कारकर्दगी के बाद इस सीरीज में भी कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम ने डरबिन में भरपूर ट्रेनिंग की है, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और इसके साथ साथ फील्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। इस हवाले से कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इस अज़्म का इजहार किया कि उम्मीद है कि जैसे टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, हम यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। ओवरसीज़ उन्होंने कहा कि सीरीज़ जो होती है वो हमेशा से मुश्किल होती है। पाकिस्तान टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। T20 स्क्वाड में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की वापसी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से कबल डरबिन में भरपूर उन्होंने ट्रेनिंग की है। कौमी स्क्वाड ने ट्रेनिंग के दौरान मकामी कंडीशंस में अपनी सलाहियतों को निखारने पर भी तवज्जो मरकूज रखी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान कोचेस के मशवरों को भी मद्देनजर रखा और इस मौके पर कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि जिम्बाब्वे के दौरे की जीत का तसलसल हम जारी रखना चाहते हैं। T20 स्क्वाड में जिस तरह से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की वापसी, अब ये देखना है कि टीम की कारकर्दगी में किस तरह से इजाफे का बाइस बन सकती है। इसी तरह से मोहम्मद रिजवान ने उम्मीद भी जाहिर की है कि नए खिलाड़ियों की शमूलियत और टीम की जो मौजूदा फॉर्म है वो जनूबी अफ्रीकी कंडीशंस में भी कारगर साबित होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाइब्रिड मॉडल पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से तहरीरी यकीन दहानी मांगी है। ब्रिटेन में जवाब मांगा गया है क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में मैचेस खेलने से इनकार के बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय मैचेस दुबई में करवाने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा इवेंट्स के लिए भी ऐसे मॉडल्स की जमानत तलब की है। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में जारी तनाज़ात चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जिसके तमाम मैचेस पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में शेड्यूल हैं। भारत के इनकार के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौके बहुत ही वाज़ेह रहा है कि कौमी टीम अपनी सरजमीन पर इवेंट की मेज़बानी करेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया है। समी, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तानी स्क्वाड की हालिया कारकर्दगी को अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीकी कंडीशंस में आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म कर सकती है? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे ज़्यादा तवक्कुआत हम रख सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 में जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हम अभी तक अपना जो ओपनिंग पेयर है उसको नहीं डिसाइड कर पाए। पिछले 6 जो मैचेस हुए हैं T20 के, उसमें हमने 5 डिफरेंट पेयर्स को जो है वो आजमाया, हम उसमें कामयाब होते नजर नहीं आते। अगरचे इस वक्त बाबर आजम वापस आ चुके हैं टीम में, लेकिन अभी तक हमें ये कोई वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आती कि ओपनिंग कौन करेगा। इसी तरह अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ भी आए तो मिडिल ऑर्डर में भी हमें मसाइल नजर आते हैं। तैयब ताहिर हैं, इरफान नियाजी हैं, उनके कोई नंबर जो है डिसाइड नहीं हो पा रहे। सलमान अली आगा डिफरेंट नंबर्स पर खेल रहे हैं, वो पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बॉलिंग हमारी निस्बतन बेहतर नजर आती है। शाहीन शाह आपके वापस आ चुके हैं स्क्वाड में, शाहीन को आराम दिया गया है। अब्बास बहुत अच्छी गेंदें करा रहे हैं और उसके बाद आपके सुफियान मुकीम जो आए हैं और अबरार अहमद, तो ये स्पिन बॉलिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिससे हमें ये बॉलिंग साइड से उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका के 5 खिलाड़ी अभी तक की इत्तला के मुताबिक जो उनके मेन खिलाड़ी हैं वो स्क्वाड में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कुछ मिला जुला इब्तिदा में रुझान होगा और पहले मैच के बाद पता चलेगा कि कैसी हवा चलती है और पाकिस्तान टीम उस मोमेंटम को बरकरार रख पाती है या नहीं। ठीक है। अच्छा समी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई डोंट थिंक सो कि फखर जमान किसी भी स्क्वाड का हिस्सा है। T20, टेस्ट, वनडे, ऐसा ही है अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और कप्तान रिजवान ने मीडिया पे आके उसकी वजाहत की है कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो उनके ट्वीट वाला मसला था, बल्कि वो अभी बीमार हैं। उन्होंने तो यूं बताया कि जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी वाला मामला हो, इस वजह से वो अपनी बीमारी की वजह से किसी स्क्वाड का भी फिलहाल हिस्सा नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब बाबर आजम के हवाले से जिस तरह से आपने भी बात की कि बाबर की वापसी है, शाहीन की वापसी है, नसीम शाह की वापसी है, टीम की हिकमत अमली को उम्मीद हम ये करते हैं कि काफ़ी हद तक मजबूत करेगी। तीनों प्लेयर बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बाबर आजम को लेकर पहले भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि शायद अब T20 क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनती है। आपको क्या लगता है, बाबर को बहुत जल्द इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली रन्स करके? बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी कि अभी उनके पास वक्त कम है, क्योंकि हम खुद उनको पिछले 1 साल से डिफेंड करते आ रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। लेकिन बदकिस्मती है उनकी, बड़े प्लेयर्स पे पैच आते हैं, लेकिन ये बुरा पैच उनका कुछ लंबा हो गया है जिसमें वो रन्स नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि अब आइंदा एक आध सीरीज में जब वो रन्स ना कर पाए तो शायद उनको वाकई T20 टीम का मजीद हिस्सा ना बनाया जाए। अगरचे वो अब जाती तौर पे इस पे काफी परेशान नजर आते हैं और काफी मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो रन्स नहीं कर पाएंगे ना तो मीडिया उनका पीछा छोड़ेगा और ना वो जगह बना पाएंगे। ठीक है। अच्छा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अब ये जो सीरीज होने जा रही है, टेस्ट भी है, वनडे भी है, T20 भी इसमें है, आपको क्या लगता है इन पिचेस पर पाकिस्तानी टीम को कौन से ऐसे चैलेंज का सामना हो सकता है? किस टाइप के पिचेस हैं साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में हमें जो उम्मीद है इस दफा जो नजर आ रहा है, शायद बाउंसी ट्रैक्स हों, और पाकिस्तान को बाउंसी ट्रैक्स पे मसाइल होते हैं। और पाकिस्तान के पास जो शॉर्ट पिच गेंदों को खेलने वाले खिलाड़ियों की कमी है। आप देख लें, बाबर किसी हद तक खेल सकते हैं उनको, उसके बाद अब साइम जो है बड़ा अच्छा उस शॉर्ट पिच गेंदों को खेलते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें जो है ये मसाइल नजर आते हैं। इसके ऊपर यकीनन कोचेज ने कोई काम किया होगा, कोई मेहनत की होगी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन जो है उनका प्लान नजर आ रहा है क्रिकेट बोर्ड का, वो बाउंसी ट्रैक्स के साथ जाएंगे और उनको पता है कि सब कॉन्टिनेंट की जो टीम्स हैं ये बाउंसी ट्रैक्स और शॉर्ट पिच गेंदें उनकी कमजोरी है। ठीक है। अच्छा समी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम में भी हार्ड हिटर्स जो हैं वो मिसिंग हैं? जैसे आसिफ अली हमारे पास थे, इफ्तिखार हमारे पास थे, फ़खर का चले एक रीज़न हो गया, साइम अयूब हमारे पास मौजूद हैं। आसिफ अली और इफ्तिखार एकदम से टीम से गायब हो गए। आसिफ अली ने पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस जितवाने में उन्होंने हेल्प की है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी लोगों ने अपने आरा का भी इज़हार किया है। देखें, आप ठीक कह रहे हैं, अचानक से तो वो गायब इस तरह हुआ है कि उनके ऊपर शदीद तनकीद थी कि वो एक आध मैच में रन्स करते थे, उसके बाद 5-6 मैचेस में ऐसे लगता था कि वो लायबिलिटी बन गए। ना सिर्फ इफ्तिखार बल्कि आसिफ का भी यही था। नो डाउट दोनों ने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी दी हैं। फिर उस उनकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से और लोगों की भरपूर तनकीद की वजह से क्रिकेट बोर्ड ने उनको सिलेक्शन कमेटी ने दोबारा स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम उनका बैकअप नहीं ला सके, या हम कोई उनका बैकअप ना कहें, शायद ये गलत अल्फाज हों, तो कोई ऐसे हार्ड हिटर्स हम नहीं ला सके जो कि इंटरनेशनल टीम्स जिसके बुनियाद पे इस वक्त चल रही हैं। आप देखें, आपको ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने तो क्रिकेट T20 क्रिकेट का बल्कि वनडे क्रिकेट का रुझान चेंज किया है। तो वो जैसी क्रिकेट एग्रेसिव खेलते हैं, हम उसमें लैग करते हैं और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स की कमी है जिसके ऊपर हम फोकस अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन समी, आप किस तरह से देख रहे हैं? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम शाहिद आफरीदी जैसा या हम अब्दुल रज़ाक जैसा कोई ऑलराउंडर तैयार नहीं कर सके, जो कि बैटिंग में भी बॉलिंग में भी दोनों बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया करते थे। क्या वजह समझते हैं इसकी? इसकी वजह मैं हमेशा यही कहता हूं, जो बात लंबी हो जाती है, कि ये हमारी क्रिकेट बोर्ड में कंसिस्टेंसी ना होना, आए रोज आपके चेयरमैन चेंज होना, आए रोज आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होना, आपका पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज होना। हम तो कुदरत के सहारे चल रहे हैं। जो पाकिस्तान में क्रिकेट का भरपूर टैलेंट मौजूद है, वो जैसा लूला लंगड़ा हमारे पास ऊपर आता है, फिर हम उसको जो है मजीद पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। अगरचे ये दुनिया क्रिकेट में अब ऐसा नहीं होता, लोग बड़े प्लानिंग से चलते हैं, क्रिकेट बोर्ड एडवांस हो चुकी है। अगर आप देखें पिछले कई सालों में आपको स्पेसिफिक इस चीज के ऊपर हम काम करते हुए कहीं भी नजर नहीं आए, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो आप चलते ऑलराउंडर्स की बुनियाद पे और ऐसे प्लेयर्स जो मैच का पासा पलट सकते हैं। हमारे पास इन्हीं की कमी और इसी बुनियाद पे हम जो है ये जो आपको पीछे पैच नजर आता है कि जब ऐसे प्लेयर्स आपके निकल जाते हैं, क्योंकि
आप T20 क्रिकेट में आप वनडे की तरह और टेस्ट की तरह तो नहीं खेल पाते। तो अगर आपके खिलाड़ियों की, प्लेयर्स की अप्रोच वैसी होगी, वो जहन में उनके बजाय तो वो T20 खेले होंगे लेकिन अप्रोच वो वनडे की लेके चल रहे होंगे, तो हम दुनिया की टीमों का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा समी, रीसेंट सीरीज अगर हम देखें, अगर हम इंग्लैंड की सीरीज की बात करें, जिम्बाब्वे की सीरीज की बात करें, स्पिनर्स ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और स्पिनर्स की वजह से ही हम ये दोनों सीरीज ऑलमोस्ट जीते भी हैं। आई थिंक आप इससे एग्री भी करेंगे। अगर हम इंग्लैंड के टेस्ट की बात करें, वहां पर साजिद खान ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से वो स्क्वाड में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ये समझते हैं कि डरबन की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए इतनी फायदेमंद नहीं थी कि उन्हें शामिल नहीं किया गया, या फिर साजिद खान का जो शिकवा है, जो गिला है कि जब भी वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है, वही दुरुस्त है? मेरे ख्याल क्रिकेट बोर्ड में जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने, बल्कि दुनिया भर में होता है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल के क्रिकेटर्स को अलग कर लिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल एक वक्त में खेल पाते हैं, कुछ वो होते हैं जो सिर्फ रेड बॉल के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है या उनको मौका दिया जाता है। मेरे ख्याल में साजिद खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उन्होंने रेड बॉल के लिए रखा है। उसमें आपको पता है टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट टाइप क्रिकेट है, आपको T20 में थोड़ा और तरह से जाना पड़ता है। टेस्ट में आप लंबी आपको गेंदें करनी होती हैं, लंबी बॉलिंग करनी होती है, कई कई घंटे आप लंबे लंबे स्पेल करते हैं। तो साजिद खान की वो स्पेशलिटी है, उसके लिए वो है। यहाँ पे हमारे पास अबरार हैं और अब सुफियान मुकीम एक बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम इस स्पिन बॉलिंग अटैक को यूज करते हुए उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि उनके दो ऐसे खिलाड़ी हैं आईपीएल में, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, आईपीएल में वो उन्होंने अच्छा खेला है और उन्होंने बड़े बड़े रन लिए खिलाड़ियों से और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो उनके लिए ये एक चैलेंज होगा हमारे स्पिन बॉलर्स के लिए। अगर हम उनको काबू कर पाते हैं और उनको हम अटैक करें तो हम बाकी टीम को आसानी से ढेर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जब आपस में खेलते हैं तो पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा उन पे भारी रहता है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए हमारा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होता है, तो हम अक्सर जो है साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इट्स बीन सो मेनी मंथ्स, भारत के साथ जारी अब ये तनाज़ा है, ये आपको क्या लग रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अहम इवेंट पर अभी क्या असर डाल सकता है और कितना असर अभी भी डाल चुका है? क्योंकि हाइब्रिड मॉडल की बात की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे दी गई हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि BCCI की तरफ से इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है। BCCI की तरफ से तो आप नहीं कह सकते, ICC इस मामले को बज़ाहिर तो ICC कर रहा है, लेकिन पीछे आप देखें तो BCCI मौजूद है। उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी, पाकिस्तान नहीं आना, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, IPL में हमारे खिलाड़ियों को मौका नहीं देना। तो वो तो एक हठधर्मी पे कायम है। लेकिन चूंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, बल्कि इंडियन क्रिकेट का बड़ा हाथ है रेवेन्यू जनरेशन में ICC के लिए, तो ICC और उसके बजाय इस वक्त जो उसके सेक्रेटरी हैं वो भी जय शाह इंडियन है, तो उनका काफी असर नजर आता है। ये एक बुनियाद है। अभी इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत जल्दी ही उनकी तमाम बातें मान लेता होता था। इस दफा हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो की है। हमने जो बात की है, अभी हमने उनसे तहरीरी जो है वो कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले हमने उनसे रीजंस मांगे थे। मेरे ख्याल में शायद ये लीगल कल को कोई एक्शन लेना हो तो उसके लिए ये जरूरी चीज होगी कि लिखा हुआ है, इसीलिए इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो टाइम ले रहा है, वो कुछ लिख के उस तरह से देना नहीं चाहते। और 2026 में जो चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया और श्रीलंका में, उसकी भी एक वजह है कि पाकिस्तान अगर उसमें इनकार कर देता है। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी चल रही है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया तो हमसे कहीं बाहर हम जाके खेल लेते हैं, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया आता है तो उस पे क्या होगा? और इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है और वो जो है दोनों इंडिया में होने हैं, तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान नहीं खेलता, तो उसके साथ दूसरा होस्ट कंट्री श्रीलंका है, पाकिस्तान फिर वो मैच श्रीलंका में खेल रहा होगा, तो इंडिया को ये चीज भी काफी तंग करेगी और उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। इसी वजह से वो
टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर 70 से कम दिन रह गए हैं तो इसका फैसला हो जाना चाहिए और शायकीन क्रिकेट के साथ ज्यादती ना हो, उन्हें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है समी, आप किस तरह से देख रहे हैं? आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह हैं और जय शाह ने ही इंडिया के जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, जय शाह से ही पूछ के फिर बताना है, फाइनल करना है इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादादारी तो अब उनकी रहेगी क्रिकेट में भी 3 साल के लिए। जय शाह चेयरमैन बन चुके हैं और इसका पाकिस्तान को किसी हद तक नुकसान भी हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान को इसका नुकसान यही हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान ना आए, अदरवाइज पाकिस्तान आईसीसी का फुल मेंबर है, वो आपको बैन नहीं कर सकते, वो आपके साथ कोई ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो श्रीलंका नहीं गए, जब वहां पे उनके पॉलिटिकल इश्यूज थे, तो ऐसे अहम इवेंट्स में उनके जो पॉइंट्स थे वो फॉरफीट हुए थे। अभी भी इनको इस तरह करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो उनका आईसीसी का झुकाव जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ है और उनकी इजारादारी है, तो ऐसा नहीं होगा। और जो रीजन आप कह रहे हैं, देखें, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, ये मसला इंडियन गवर्नमेंट का है। और इंडियन गवर्नमेंट आप देख लें, उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान से नहीं खेलना और ना बायलैटरल सीरीज खेलनी है, ना जाना है, तो वो तो ये नामुमकिन ये नजर आ रहा है। अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्या मामलात होते हैं और ये किस तरह से आते हैं, ये एक आध दिन में शायद वाजे हो जाए, अदरवाइज इनको इसको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा और इसको आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आप हाइब्रिड मॉडल्स का इस्तेमाल ये खेल पर आपको नहीं लगता कि बड़े बुरे तरीके से असरअंदाज होगा? फिर कोई भी टीम कल को उठ के कह देगी कि हम भी इस मुल्क में नहीं जाएंगे, हम भी यहां पर नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, ये है तो है, लेकिन अफसोस का मकाम है इस वक्त, जो आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मजबूरन आपको उसकी बात माननी पड़ती है। आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है ना, वो 2031 तक आई गेस सारे इंडियन फर्म्स और इंडियन कंपनीज के पास हैं, तो इसका बड़ा असर होता है। और आपका जो स्पॉन्सरशिप से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो शायद ये मजबूरी बन गई है। मुझे तो ये लगता है शायद जब इंडियन क्रिकेट टीम मुसलसल हार रही हो, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है, वो बड़ी मजबूत टीम है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट कम हो और ब्रॉडकास्टर का इंटरेस्ट कम हो, उस मौके पे शायद सिचुएशन डिफरेंट हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अभी ये बड़ा मुश्किल नजर आता है, हमें ही बैकफुट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बार जिस तरह से आपने भी शुरू में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर स्टांस अपना इस बार तो रखा है और रेजिस्टेंस शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में इस हाइब्रिड मॉडल की अगर बात की जाए, या पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि हमारे यहाँ आकर खेला जाए, या अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो फिर इन फ्यूचर हम भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेंगे। ये एक प्रेशर अगर हम काउंट कर लें, दूसरी तरफ से ब्रॉडकास्टर्स या स्पॉन्सर्स का एक प्रेशर हम काउंट कर लें, तो वो तो अभी बीसीसीआई पर है। देखें, पाकिस्तान एक तो ये चाहता है और चाहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी सारे मैचेस वो पाकिस्तान के अंदर, उसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को। एक तिहाई बाद आप समझ लें कि एक बड़ा इवेंट है तो पाकिस्तान में आ रहा है। जहां तक इंडियन क्रिकेट टीम की बात है और उनकी जो भी पॉलिटिकल मामलात हैं, ये जो मैच है ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगा। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अग्री कर चुका हुआ है। बट उसके बाद का ये है कि अगर हम उनसे इसीलिए तहरीरी वजाहत मांग रहे हैं और यकीन दहानी मांग रहे हैं कि कल को हम भी जब आते हैं तो हम भी आपको कह सकते हैं कि हम किसी और मुल्क में खेलें, तो बात इसी जगह पे अटकी हुई है। वो सेमीफाइनल फाइनल वाले मामलात में क्या होगा, तो बज़ाहिर तो ये डेडलॉक ही नजर आता है, लेकिन ये कम से कम जरूर वाज़ेह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में होगा सवा इंडिया के मैच में। तो हमारी जो ख्वाहिश थी कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच यहाँ लाइव देखें, वो शायद हम पाकिस्तान के अंदर ना देख पाए। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आपके साथ शेयर करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक जो हुसूल होता है, वो हमेशा से एक दिलचस्प और यादगार मौका होता है, खासतौर पर जब ये अवामी तफरीह और खाने के शौक को यकजा करे। हाल ही में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक मुनफरिद और ज़बरदस्त रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसने दुनिया भर के फूड लवर्स को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। किंग कबाब हाउस ने न सिर्फ एक ज़बरदस्त कबाब और फ्रेंच फ्राइज तैयार किए, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बल्कि इसे एक समाजी तकरीब में लोगों के साथ बांटकर अपनी कम्युनिटी को खिराज तहसीन भी पेश किया। कैम्बल टाउन, न्यू साउथ वेल्स के मनाजिर हैं। एक मकामी रेस्टोरेंट है जहां किंग कबाब हाउस ने दुनिया के सबसे बड़े डोनर कबाब और फ्रेंच फ्राइज की सर्विंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके
खाने के शौकीन अफराद को हैरान कर दिया, क्योंकि आजकल खाने पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ रेडी करते हैं, रेसिपीज़ रेडी करते हैं। और ये हैरत अंगेज़ कारनामा ना सिर्फ एक नया आलमी रिकॉर्ड है बल्कि एक कम्युनिटी के लिए मोहब्बत और शुक्रगुजारी का खूबसूरत इज़हार भी है। ये शानदार कारनामा स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान मुमकिन हुआ, जहाँ किंग कबाब हाउस ने तकरीबन 589.6 किलोग्राम कच्चे चिकन और बीफ का इस्तेमाल करते हुए अपनी मुहिम शुरू की। अंगूठे के बराबर कटे हुए 299.3 किलोग्राम बगैर तले हुए फ्रेंच फ्राइज को भी शामिल किया गया। खाना पकने के बाद इसने 299.6 किलो वजनी कबाब और 250.3 किलोग्राम तली हुई फ्रेंच फ्राइज तैयार किए, जो शुरका में बांटे गए। इस खुसूसी खाने को पेश करने के लिए 300 फीट लंबी मेज़ों पर निहायत एहतमाम से ये खाने को रखा गया, जो हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। ये मंजर ना सिर्फ एक तारीखी लम्हा था बल्कि खाने के शौकीन लोगों के लिए एक ख्वाब जैसा एक्सपीरियंस भी था। हर फर्द को इस अजीम सर्विंग का हिस्सा बनने का मौका दिया गया और इस काविश को खूब सराहा गया। किंग कबाब हाउस के जो मालिक हैं उन्होंने इस कारनामे को कम्युनिटी के साथ मंसूब किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मौका था जिसमें हम अपने कस्टमर्स और कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा कर सकें, जिन्होंने बरसों से हमारा साथ भी दिया है। ताहम ये सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए नहीं है बल्कि अपने इलाके के लोगों को खुशी का एक लम्हा देने के लिए भी किया गया है, क्योंकि ये जो तकरीब थी ये सिर्फ खाने की नहीं बल्कि मोहब्बत और यकजहती की अलामत भी थी। और ये कारनामा इस बात की निशानदेही करता है कि खाने की दुनिया में तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं। इंसानी जज्बा किस तरह से एक साथ मिलकर यादगार लम्हे तख्लीक कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया भर के फूड इंडस्ट्री के लिए भी एक मिसाल बन चुका है। और ये हमें दिखाता है कि जब जज्बा और लगन मिल जाए तो कोई भी चैलेंज मुमकिन हो सकता है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का दिन खास अहमियत रखता है क्योंकि दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी नस्ल, मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो, बुनियादी हुकूक का हकदार है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक की बात की जाए तो एक ऐसा मौजू है जिस पर मज़ीद तवज्जो और इक़दामात की ज़रूरत है। हमारे शो में आज की खुसूसी मेहमान है कायनात रज़ा साहिबा, जो इंसानी हुकूक की रहनुमा हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक के लिए नहायत सरगर्मी से काम करी हैं। पहले भी मुतअद्दिद बार हमारे शो में ज्वाइन कर चुकी हैं। उनकी खिदमात ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। आज हम उनसे ख़वातीन के हुकूक की मौजूदा सूरत हाल, चैलेंजेस और हल के हवाले से बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं कायनात रज़ा साहिबा। कायनात साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक की मौजूदा सूरत हाल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या समझती हैं इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है ख़वातीन के लिए? सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका, और कि आपने इस मौजू पर मुझे मदऊ किया है। पाकिस्तान में औरतों की जो करंट सिचुएशन है, इट्स बोथ वेज। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इक्विप नहीं है। सोशल मीडिया ने बहुत हद तक हमें इक्विप कर दिया है। हमारे लिए ऐप्स बनाई गई हैं जो कि मैंने खुद लॉन्च की हैं, और साथ ही साथ एक तबका ऐसा है जो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाता, सफ़ेद पोशी में। सो वी आर इन द मिडल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं रह गए, बट वी आर टूवर्ड्स दैट। सो वी आर मूविंग इन अ पॉजिटिव वे। मैं इसको अच्छे उसमें देखूंगी कि लेकिन अच्छा आपको लगता है कि अवेयरनेस है? जिस तरह से अगर आप कुछ ऐप्स का जिक्र कर रही हैं, अपने राइट्स का जिक्र कर रही हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ख़वातीन को उनके राइट्स की अवेयरनेस नहीं है। जी, ये एक सतही बात है कि राइट्स का पता नहीं है। राइट्स का पता है, दीन ने बहुत क्लियरली बताया है, हदीस मौजूद हैं। जब भी बात की जाती है हज़रत बीबी आयशा पे, हज़रत बीबी खदीजा पे, तो मर्दों को भी पता है 4 शादियाँ करनी हैं, औरतों को भी पता है। सो देयर आर अदर रूल्स ऑल्सो जहाँ पे हमें अपनी लिमिट्स की बात करनी चाहिए। दुपट्टे और चादर से आगे बात करनी चाहिए, लिबास से आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। अब औरत मार्च की बात करें तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो औरत मार्च को सपोर्ट करता है। मेरा जिस्म, मेरी मर्जी कहीं भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि आपको, ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पे ये चाहिए कि वो मेरा जिस्म, मेरी मर्जी से बाहर आके ये देखें कि सोसाइटी में मूव कर रही हैं। डू एज व्हेन इन रोम, डू एज रोमन्स डू। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं तो अगर आप इचरे बाजार में कोई ऐसा गेटअप करके जाएंगे तो इशू क्रिएट होगा। अगर आप किसी हाई सोसाइटी रेस्टोरेंट में मॉडर्न कपड़े पहन के जाएंगे तो इशू क्रिएट नहीं होगा। तो आप भी अपने बिहेवियर को, ख़वातीन को भी वॉच करने की ज़रूरत है। कैंपेन मैंने खुद खड़े हो के लोधरा में, साउथ पंजाब में उसको लॉन्च किया, मोबाइलों में डाउनलोड किया, अवेयरनेस क्रिएट की। डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट ज़रूर करें। दे डू नॉट रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस, बेइज्जती समझते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। इस शहर, इस मुल्क का डिलेमा है इज्जत गैरत। इज्जत और गैरत के नाम पे जितने कत्ल किए गए हैं, जितने यहाँ पे मुआशी बुराइयां फैलाई गई हैं,
उसको रोक के जाना और उसका सद्भाव करना बहुत ही ज़रूरी है। लॉ मेकिंग की जानी चाहिए। जब एक निकाह हो जाता है और एक औरत आके बताती है कि मेरे शौहर में ये प्रॉब्लम्स है फॉर एग्जांपल, तो कोई भी नहीं मानता, क्योंकि ये एक पाट्रियार्कल सोसाइटी है। फिर ये कह दिया जाता है कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, लेकिन उनको मानना भी नहीं जाता। फिर उनको बेहयाई की तरफ या उनको ये कहा जाता है कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो मुझे चाहिए कि लॉ मेकिंग बॉडीज को, पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करना चाहिए कि शादी से पहले निकाह नामा पढ़ा जाए, औरतों का हिस्सा पूरा ना काटा जाए। वो आज भी काटा जा रहा है 2024 में। निकाह नामे में मेडिकल टेस्ट की शिक को ऐड किया जाए। वी नीड टू नो दैट आइदर ऑफ द जेंडर, मेल फीमेल दोनों फिजिकली फिट हैं। बिकॉज जब आप शादी करते हैं बच्चा नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो औरत के ऊपर ब्लेम आता है, औरत पर। ठीक है। हमें ये भी पता है कि अब मेडिकल साइंस है कि मर्द की वजह से जेंडर डिसाइड होता है, ये बात की भी अवेयरनेस है। लेकिन ये बातें नहीं की जाती, इनके ऊपर बात करनी चाहिए। माहवारी के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पैदा किए जाते हैं दीन भी आपको जिक्र करता है। एक ही आयत के ऊपर हम बात करते हैं जी आपकी औरतें आपकी खेती हैं, जैसे मर्जी वो करें। बाकी आयतें कहाँ हैं? बाकी सूरत बकरा पढ़ें। सूरत बकरा की आप आखिरी आयतें पढ़ें, 256, 257, 258, उसमें औरतों के हकूक खोल खोल के वाज़िया तौर पे बयान किए गए हैं। औरतों के जायदाद के हकूक के बारे में बात की गई है कि जायदाद में उनको हिस्सा दे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें आलमी दिन या हमें वेस्ट से ये लाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक काम कर लें, आपके घरों में जिन किताबों को आपने बंद करके रखा हुआ है उनसे उस कुरान मजीद को सिर्फ खोलें, उसका तर्जुमा पढ़ें। एक आम इंसान भी समझ सकता है और उससे अपनी ज़िंदगी की गाइडेंस दे सकता है समेत। ठीक है। अच्छा कारिन साहब, मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज आपने सिलेक्ट किए ये तमाम काम करने के लिए, उसकी क्या वजह है? साउथ पंजाब, लोधरा, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि इजी टारगेट की तरफ जाएं, ऐसे शहरों में आएँ जहां हमारी बात जल्दी सुनी जाए, जहां जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलें। आपने ये इसको क्यों चेंज किया? आपका गोल वो एरियाज क्यों रहे? क्योंकि वहाँ पर मैं एक लाहौरी हूँ और मेरी शादी जैसे कि वहाँ पर हुई, और जस्ट लाइक जैसे सब लोग समझते होंगे कि यहाँ बैठी हूँ तो लाइफ इज सो गुड, ऐसा नहीं है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड की ग्रास हमेशा ग्रीन लगती है। तो बहुत चैलेंजेस थे एक पढ़ी लिखी खातून होने के बावजूद भी, और मुझे उन औरतों में अपना दर्द नजर आया। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इतनी मेहनत कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। लोग कहते हैं ना कि गांव की औरत काम नहीं करती, मैं बताती हूँ उसे, शहरी औरत को, कि वो गांव की औरत, तुम तो सिर्फ कपड़े पहन रही हो या अपने बच्चे स्कूल भेज रही हो। लुक एट देम, वो सुबह उठती हैं, खेत पे जाती हैं, अपना वो चुनवाई करती हैं, वापस आती हैं, पानी उठा के लाती हैं, सफाई करती हैं, शौहरों की खिदमत करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं गाय भैंसों की तरह, गाय भैंसों का दूध निकालती हैं। दे आर द मैन ऑफ द फैमिली, रियल वुमेन। सो आई वाज फाइटिंग फॉर देम। मैंने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम किया, जैसे आलमी हकूक की बात है, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पिंक रिबन के साथ बहुत काम किया है, ब्रिटिश काउंसिल के साथ। विमेन को क्रिकेट में लेके आई मैं, वहाँ की लड़कियों को बहुत शौक था। साउथ पंजाब में मैं एक लीग कराती हूँ, इट्स करंट नेम इज कायनात प्रीमियम लीग, अभी वो खत्म हुई है। उसके अंदर खवातीन को मौका दिया जाता है कि बच्चियां आके एनरोल करें और आके अपना टैलेंट शो करें। फिर हम उन्हें, मैंने पिछले साल यूएस जनरल के साथ मिलकर लाहौर में उनका मैच भी कराया था, और हमारी साउथ पंजाब की बल्कि लोधरा की टीम जीती थी। अच्छा, तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देती है, तसल्ली देती है, आप उन औरतों को जिनके आप हकूक की बात कर रहे हैं, वो पुलिस पे जाने से डरती हैं। वहाँ डेरा सिस्टम है। वहाँ मैं पहली औरत हूँ जो कि एक डेरा जिसको कहा जाता है, आई वुड नॉट कॉल इट डेरा, रन करती रन करती हूँ, या लोगों की, मजलूमों की आवाज बनी। मुझे मैं अपने यहाँ पे इस फोरम से अपने लोधरा के, अपने साउथ पंजाब के भाइयों को शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि हाँ, शायद और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन उन्होंने मेरी कॉज को समझा कि ये कोई थ्रेट नहीं है, ये यहाँ पे आई है औरतों और बच्चों के लिए काम करने, और मैंने वही किया। ठीक है। मैंने अपनी जो मेरी एक विजन है वो यही है कि बच्चा जहाँ रेप हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको पकड़ो। अगर किसी औरत के साथ शादी थी एक बच्ची की, लेट मी ब्रिंग अ स्टोरी, उसका दहेज चोरी हो गया। अब वो लड़के वाले आने से इनकार कर गए कि हम नहीं आएंगे, दहेज चोरी हो गया। ऑब्वियसली छोटा सा इलाका है, सबको पता है यहाँ शादी है, लाइटें लगी हैं, गाय गए, भैंसे बंदी हैं। तो जब ये मुझे पता लगा तो आई कॉल्ड दैट पर्सन। अथॉरिटी में होने का मतलब ये था, मैंने उसे कहा बेटा तुम बारात लेके आओगे, इतने बजे शादी होगी और दहेज तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। सो वी हेल्प देम इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली टू।
तो जब आप पावर में होते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अवेयरनेस बहुत ये भी हमारे सिस्टम से नहीं निकल पा रहा, जो सिस्टम भी हमारे उसमें से नहीं निकल पा रहा। अच्छा, शादियों की आपने बात की, कम उम्र की शादी ये बहुत बड़ा मसला है, स्पेसिफिकली इन एरियाज में तो बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर क्या काम किया जा रहा है या क्या काम होना चाहिए? इसके ऊपर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब वहां पर मैं गई और वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक बूढ़ा आदमी 86 इयर्स जिसकी एज थी, वो एक आई डोंट नो हाउ टू से इट ऑन स्क्रीन, वो एक 13 साल की लड़की से शादी कर रहा है और वो भी खुशी खुशी छोटी बच्ची बेचारी तैयार होके कि मेरी शादी हो रही है, दुल्हन बन रही हूँ और जेवर पहन रही हूँ, कुछ मुरब्बे। माँ बाप को सिर्फ 50,000 की उस मद में नहीं मद में 50,000 रुपये उन्हें चाहिए थे फॉर सम सर्जरी। सो ही वॉज गेटिंग मैरिड टू हर। तो ये जो अर्ली मैरिजेस हैं, इसका ट्रेंड बहुत ही गलत है, क्योंकि बाय द टाइम उस बच्ची की शादी होती है उसकी मैल न्यूट्रिशन बहुत होती है, उस बच्ची की जो बॉडी है वो बहुत डेटोरेट करती है। ठीक है, दीन ने आपको बालिग होने की एक एज दी है, लेकिन आप बच्ची का भी देखें, पर्सन टू पर्सन भी तो बलूगत वेरी करती है। फिर न्यूट्रिशन नहीं दी जाती, मेडिकेशन नहीं दी जाती, पोलियो वैक्सीनेशन नहीं कराई जाती वहाँ पे छोटी बच्चियों की। इन औरतों ने क्या करना है? इन औरतों ने जी आपकी जनरेशन पैदा करनी है तो आप उनकी पोलियो वैक्सीनेशन कराएं। इन औरतों ने क्या करना है? इनको आप हेल्थ वर्कर से मिलने की इजाज़त नहीं देते, तो उन तक हेल्थ वर्कर पहुँचाना, मैंने रेड क्रेसेंट में काम किया है, हेल्थ वर्कर उन तक पहुँचाए हैं, उनकी डिलीवरीज में उनकी मदद की है। और जो औरतें विलिंग थी, कपल्स विलिंग थे, मैं ये कहूँगी, औरतें तो नहीं, जो शौहर भी और जो कपल्स के हम फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग की है। तो इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, हुकूमत के साथ साथ आम शहरी को भी। जो घर में आप लोग बैठे हैं, बाजियाँ, बीबियाँ, जो मालकिन हैं, वो अपनी मेड्स को गाइड करें, समझाएं। ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि तकरीबन 26 मिलियन से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, जिनमें ऑब्वियसली जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनका नंबर भी बहुत बड़ा है। ख़वातीन की तालीम के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? कोई मस्बत पेशरफ्त हो रही है या वी आर टू स्लो? क्योंकि जब भी बजट आता है सबसे ज़्यादा तनकीद इस चीज़ पर की जाती है कि सबसे कम बजट हम तालीम के लिए रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज वी आर टू स्लो, बिकॉज एन एजुकेटेड नेशन विल वोट फॉर एन एजुकेटेड पर्सन। उसको अपने राइट्स का पता लग जाएगा। जब आप एक एजुकेशन, गोरा आपके साथ क्या करके गया था? गोरे ने अंग्रेजी इंट्रोड्यूस करा दी, आधी दुनिया को अंग्रेजी आती नहीं थी, डिवाइड एंड रूल था। अब यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं कि आधी दुनिया पढ़ी लिखी नहीं है। अब हम चले गए एआई के लेवल पे। बेसिक तो आप भूल ही जाए ना, बेसिक तो वो गूगल में बोल के कर रहे हैं एंड्रॉइड इस्तेमाल। आप उसे अपना नाम लिखना और ये करने से भी हम आगे चले गए, हम तो बहुत ही पीछे गिर गए। अगर आप एलॉन मस्क की वो देखें इन्वेंशन, तो वो तो कहाँ पे चला गया है। और हमारे देहाती बच्ची जो है वो अपने राइट के लिए 1-5 नहीं मिला सकती, उसे आता नहीं है, वो पढ़ नहीं सकती उस नंबर को। तो वेयर आर वी स्टैंडिंग एंड व्हाई? हम क्यों नहीं भेजना चाहते उन्हें स्कूल? राइट्स ना पता लग जाए। ये जो आपने बात की कि उनके राइट्स की अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है, लेकिन उनको आप बता देंगे, स्कूल भेज देंगे, घर में बता देंगे, मदरसे में बता देंगे, तो वो बात करने लग जाएंगे। और जैसे ही वो बात करेंगे, उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होगा। अब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए क्या आप हम वक्त तैयार रहते हैं? मेरा ये सवाल है, क्या आपने वीडियो कैमरा लगाया होता है कि आप मुझे थप्पड़ पड़ने लगा? क्या आप किचन में बर्तन धोते धोते रेडी होते हैं कि आप मुझे चपेट पड़ेगी या आप मुझे डांट पड़ेगी? ठीक है। और जहाँ तक ये बात है दहेज की, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। हुकूमत जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वन डिश कर चुकी है, टाइमिंग बना चुकी है, और एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, मैं उसे अप्रिशिएट करना चाहूँगी यहाँ पे। ये जो डांसेस होते थे, मतलब वो वाले, हाँ, मर्द हजरात भी जिनकी माशाल्लाह से दाढ़ियाँ हैं, तबलीगी हैं, या दीन को बहुत अवेयरनेस है, उन्हें बहुत समझ बूझ है, वो अपनी बेटियों को, बीवियों को, पहले वो डांस कर रही हैं जी, फिर वो वीडियो बन रही है उनकी, फिर वो सोशल मीडिया पे लग रही है, पीपल आर हैप्पी अबाउट इट। आप जरा यूट्यूब पे जाके पाकिस्तानी वेडिंग डांसेस तो देखें, वो उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी माजरत के साथ काना साहिबा, वक्त की हमारे पास कमी है। समाजी रहनुमा काना साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एक बार फिर से नाजुक मोड़ पर खड़ी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और मुल्क को दरपेश मसाइल का हल तलाश करना ये हर सियासी जमात के लिए एक चैलेंज बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कौमी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात और उनके नतीजे में मुमकिन सियासी तब्दीलियाँ एक अहम मौजू भी बन चुकी हैं।
पीटीआई के मरकजी रहनुमा उमर अयूब ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि पार्टी हर मुमकिन हल के लिए तैयार है, चाहे वो इंसानों से हो या फरिश्तों से। लेकिन उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में फाशिज्म और डंडे की सियासत चल रही है और असल ज़रूरत अदल इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पार्टी 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेगी, जिसमें मुमकिना तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ शामिल होगा। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के इस ऐलान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनकी गुज़श्ता तहरीकों की तरह ये तहरीक भी नाकामी का शिकार होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में पीटीआई के इस इक़दाम पर मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। जहां कुछ अवाम इसको एक मुस्बत पेशरफ समझते हैं, वहीं बहुत से लोगों को इस तहरीक की कामयाबी पर शक भी है। इसी दौरान अडियाला जेल में बानी पीटीआई और उनकी पार्टी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी सामने आईं। इन इख्तलाफात की वजह एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली और कारकुनों की कम शिरकत बताई जा रही है। बानी पीटीआई के करीबी साथियों ने बुशरा बीबी, अलीमा खान, फैसल चौधरी और दीगर रहनुमाओं के दरमियान होने वाली तकरार ने पीटीआई की दाखिली सूरत हाल को मजीद उजागर किया है और ये हालात सिर्फ पीटीआई ही नहीं बल्कि मुल्क की मजमूई सियासी समत के लिए भी इंतहाई अहम है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुज़ाकरात मुल्क को दरपेश बहरानों का हल फराहम कर सकते हैं या क्या यह सिर्फ एक सियासी हरबा है। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए हम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के क़याम के बाद आप क्या समझते हैं, हुकूमत इन मुज़ाकरात को संजीदगी से लेगी? मुज़ाकरात का जो बुनियादी एजेंडा है वो क्या होगा? क्या इसमें सिर्फ मौजूदा सियासी बहरान पर बात की जाएगी, इंतखाबी इस्लाहात पर भी बात होगी, अदालती निज़ाम के हवाले से भी बात होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो हालात को किस तरफ ले जाना चाहती है। शुरू से ही गवर्नमेंट गैर संजीदा नजर आ रही है। अगर ये कोई कहता है कि लोग कम निकले थे तो बिल्कुल गलत है। इससे ज्यादा कोई और पार्टी निकाल के दिखाए और जितने 4 कोई निकाल के दिखाए। जज्बा लोगों के अंदर आज भी मौजूद है, उस वक्त भी था। ये जो 18 साल से 35 साल तक जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो तहरीक इंसाफ का बुनियाद है कि उनकी बुनियाद है और वो हर वक्त चार्ज रहते हैं। ये हुकूमत गलतफहमी में रहती है। दूसरा ये कि ये तहरीक हमारी कभी भी नाकाम नहीं हुई है। देखें, अगर डंडे के जोर के ऊपर आप गोलियां चला के लोगों को मुंतशिर करने का क्रेडिट लेते हैं तो ये मेरे ख्याल से नाकामी है गवर्नमेंट की। सबसे बड़ी यानी जमहूरियत की भी नाकामी है और गवर्नमेंट की भी नाकामी है। तो ये बिल्कुल वो है। दूसरी बात ये कि इख्तिलाफात की बात बार बार की जा रही है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। कल उमर अयूब साहब, शिबली फराज और बहुत सारे लीडर यहाँ आए थे पेशावर, हम सारे इकट्ठे थे। कोई किसी किस्म की कोई इख्तिलाफात नहीं है, सिर्फ ये अफवाहें हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट के एटीट्यूड की बात देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से संजीदा कोशिशें नहीं हुई। यानी अमन और अमान या माहौल बनाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप देखें कि हुकूमत के वज़रा कितने गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। उससे अंदाजा आप लगा लें कि अगर तहरीक इंसाफ के पास और क्या वो है। शौकत साहब, 2 चीजें यहाँ पर जरूर क्लियर कीजिएगा। एक, आपने कहा कि नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ही बड़े पावर शो कर चुकी है, हम माजी में भी देखते आए हैं। लेकिन अब तनकीद ये की जाती है कि केपी के अलावा से मुल्क के किसी और हिस्से से आपके लिए कारकुन नहीं निकलता या फिर हुकूमत उसको नहीं निकलने देती है। आप सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, केपी की सरकारी मुलाजमीन को साथ लेकर आते हैं, इसलिए एक बड़ा शो करने में कामयाब हो जाते हैं। एक तो ये इल्जाम है। दूसरा, आपने कहा हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती है। 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी, संजानी का एक मकाम दिया जा रहा था कि वहां पर आप धरना कर सकते हैं। उस वक्त मुज़ाकरात की कामयाबी क्यों नहीं हो सकी? पीटीआई नहीं मानी, मानी पीटीआई नहीं माने, बैरिस्टर गौहर नहीं माने, बुशरा बीबी नहीं मानी, स्पेसिफिकली बताइएगा। देखें, पहले बात तो ये कि पंजाब से भी लोग निकले हैं, हर जगह से निकले हैं, लेकिन पंजाब में तो मार्शल था। आप देखें ना, सिविल मार्शल नजर नहीं आए, जगह जगह कंटेनर, रास्ते बंद, लोग पैदल तो नहीं आ सकते हैं ना। फिर ये आप रास्ते खोलें, फिर आप कहें कि जी लोग नहीं निकले, तो फिर हम मानेंगे। 8 फरवरी को कौन निकला था? 8 फरवरी को रिजल्ट क्या आया है? किसने वोट दिया तहरीक इंसाफ को? वहां तो हमारे तो निशान भी नहीं थे। लोग क्यों पूछ रहे थे कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है? तो ये गलतफहमी में न रहे हुकूमत। जो कुछ कर रही है इससे मजीद नफरतें पैदा हो रही हैं लोगों की हुकूमत के खिलाफ। तो बेहतर ये है कि उसकी तरफ आए, हकीकत पसंदी की तरफ आए। जो तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पेश किए, जायज़ मुतालबात हैं कि जितने भी निहत्ते और
सियासी लोग हैं, बेकसूर लोग हैं और उन पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं, उनको विड्रा किया जाए, उनको जेलों से रिहा किया जाए, इंसानी हकूक बहाल किया जाए और रूल ऑफ लॉ नाफिज किया जाए मुल्क के अंदर। तो ये कौन से गलत वो है, इसमें कौन सी गलत बात है? जो और इन तमाम मुतालबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई भी शामिल है? सबकी देखें ना, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आप देखें, 10 मुकदमात में जब वो बरी होते हैं तो 10 और बन जाते हैं पीछे। तो ये जो तरीका गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है कि जी उनको जेल के अंदर ही रखो, तो इससे क्या मतलब, क्या हुकूमत हासिल करना चाहती है? ये तो सियासी अप्रोच नहीं हुई ना। कल ये अपोजिशन में होंगे, हम हुकूमत में होंगे, तो क्या ख्याल है फिर ये इनके साथ जो कुछ होगा फिर ये क्या है, इसको दुरुस्त तस्वर शौकत साहब, यही माजरत के साथ जो भी आपने बात की है, यही बातें जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यू अपोजिशन में थी वो भी खड़े होकर यही कहते थे कि कल हम हुकूमत में होंगे और फिर अपोजिशन में होंगे, तो ये इंतकाम दर इंतकाम सियासत जो है, आपको लगता है फिर ये कंटिन्यू रहेगी? जिम्मेदार फिर सियासतदान ही हैं इन तमाम चीज़ों के? देखें, हमारा दौर याद किया जाता है, ठीक है हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन उसमें ये चीज है कि वो तो करप्शन के जो केसेस थे वो हमने तो नहीं बनाए थे, वो तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे, पीपल्स ने नून लीग के खिलाफ बनाए थे, उन्हीं केसेस के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। तो ये तो ऐसा तो नहीं था कि जी, लेकिन आप लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त केस बनाया था राना सनाउल्लाह पर मंशियात का। आपके ही वज़रा कहते थे कि हम खान साहब को जाकर कहते थे कि ये बड़ा गलत केस बनाया गया। फवाद चौधरी की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, बहुत से ऐसे लोगों पर केसेस बने जो बाद में फिर फॉल्स साबित हुए। तो गलतियां दोनों तरफ से होती रही हैं। मैं सिर्फ यही चाह रहा हूं कि अब जब मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, मुज़ाकरात अगर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि फिर उमर यूब साहब कह रहे हैं कि अब इंसानों से भी बात कर लेंगे, फरिश्तों से भी बात कर लेंगे, क्लियर स्टांस क्यों सामने नहीं आ रहा? किसको फरिश्ते कह रहे हैं, किसको इंसान कह रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से क्लियर स्टांस का तो और क्या वो कह सकता है? वो कहता है हम हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस दफा जो कमेटी बनी है बड़ी बाख्तियार कमेटी बनी है और बड़े संजीदा लोग शामिल हैं। तो हुकूमत अगर इससे फायदा नहीं उठाती तो फिर तो सिर्फ नाफरमानी के अलावा और क्या हमारे पास चारा रह जाएगा? एहतजाज के लिए आप नहीं छोड़ते हैं, पुरअमन एहतजाज कर गोलियां बरसाते हैं, तो फिर तो खामोश एहतजाज हो सकता है ना कि चलो ठीक है हम नहीं निकलेंगे, अब ये काम तो हो सकता है ना। लेकिन सिर्फ फरमानी से मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है और हम नहीं चाहते कि मुल्क को नुकसान। तो ये ऑप्शन है कमेटी, हुकूमत ने आज तक अप्रोच नहीं किया उस कमेटी को, ना ही संजीदा लिया है। तो फिर ये कसूर मतलब ये कि तो आप देखें कि हुकूमत तो बहुत ज्यादा लचक रखती है, लेकिन इस हुकूमत में कोई लचक नहीं, सिर्फ इंतकाम की बू नजर आ रही है और इंतकाम दिखाई दे रहा है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। जो इन्होंने करप्शन की थी वो सारे केसेस इन्होंने माफ करा दिए अपने। तो ये इसका खौफ है कि इमरान खान आएगा तो फिर ये करप्शन केस खुलेंगे, फिर ये होगा। तो ये चाहते हैं कि पीटीआई को क्रश किया जाए, लेकिन वो जितना दबा रहा है पीटीआई में इजाफा हो रहा है, इतना चार्ज हो रही है पार्टी, शायद ये इस गलतफहमी में। तो मेरे ख्याल से अपनी, लेकिन शौकत साहब हुकूमत का जो स्टांस रहा है हुकूमती वज़रा के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो ये कहते रहे कि जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी खान साहब हमें गालियां देते थे, अब हम हुकूमत में हैं तब भी खान साहब हमें गालियां देते हैं। तो मुज़ाकरात का तो हमेशा खान साहब ने कहा कि इन दो जमातों से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते हैं, अब किस बुनियाद पर होंगे? देखिए, हमारे तो मुतालबात बड़े क्लियर हैं। अगर हुकूमत इन मुतालबात को संजीदा लेती है तो मुज़ाकरात के लिए आगे आ जाए। इससे पहले आज़ाद कश्मीर में देखें, वो कह रहे हैं मुतालबात के बगैर शराइत ना रखें, तो शराइत ना रखें तो मुतालबात मतलब मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? आज़ाद कश्मीर अभी रिसेंटली आपने देखा, उन्होंने अपने शराइत रखी, मुज़ाकरात किए और वो माने गए, उसके बाद वो धरना खत्म हुआ, ना उन पर कोई गोली चली ना कोई। ये अच्छी बात है, यही तो जमहूरियत होती है ना। लेकिन ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है कि जी नहीं हम तो नहीं सुनेंगे और न हम मानेंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या आप ये समझते हैं कि ये आवाम खामोश रह जाएगी? ये तो फिर वो लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि जी देखें आप आएंगे तो हम आपको मारेंगे। तो ये कौन सी इनकी अपनी यानी कि नून लीग की फोर्स खड़ी है कि वो हमें मार रही है और हम मार खा के वापस आ रहे हैं? ये तो रियासत की ताकत के सामने हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है ना। तो रियासत तो हम नहीं लड़ रहे हैं ना, हम रियासती ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। हम तो नहते अवाम है, अवाम तो अपना एहतजाज कर सकती है अपना। अब इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, कितना मतलब लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है कि इस वक्त जो है ना स्टॉक एक्सचेंज पता नहीं कहाँ से कहाँ छू गई है और डबल डिजिट से कम उस पे आ गए हैं। लेकिन आप देखें, आप चले जाएं मार्केट में,
ना आपको टमाटर सस्ती मिलेगी, ना आपको दालें सस्ती मिलेगी, ना आपको घी और चावल सस्ते मिलेंगे, तो ये कहाँ पे महंगाई खत्म हो? ये मेरे ख्याल से कोई रायगढ़ में जो उनका जाति उमरा है वहां पे कोई महंगाई होगी, यहाँ तो हमें नहीं अंदाजा हो रहा है। तो ये लोग अवाम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अवाम में गुस्सा है इस हुकूमत के खिलाफ, तो ये कोई ऐसे इकदाम नहीं कर पा रही जिससे अवाम का गुस्सा कम हो, ये इजाफा हो रहा है उसमें। फिर वज़रा के जो बयानात है वो तेल पे, वो क्या कहते हैं, जल्दी पर आग का काम कर। ठीक है, अच्छा अभी इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखें? हम देख रहे हैं कि हुकूमती जो वज़रा हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह से सिविल नाफरमानी की कॉल अब पीटीआई ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उस पर बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वजीर। लेकिन विद इन द पार्टी जो अभी पॉलिटिक्स है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बुशरा बीबी की एंट्री के बाद जो दीगर क़यादत है उनके दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज पर जो इख्तलाफात सामने आए, वो आपको लगता है कि अभी वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं? बुशरा बीबी ने कहा मुझे बीच कर अकेला छोड़ दिया गया, सिर्फ मेरी गाड़ी वहां पर मौजूद थी, अलीमीन गंडापुर भी वहां पर मौजूद नहीं थे। किसी कंफ्यूजन की वजह से उस दिन आपका जो पावर शो था ये डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से ज्यादा मसाइल हुए? फिर नहीं, देखें मेरे ख्याल से वो चीज़ अब खत्म हो गई, वो तो पार्टी ने उस पर बहस भी कर ली और बात खत्म हो गई। ये जो अफवाहें हैं कि जी इख्तलाफात है, कोई इख्तलाफ नहीं। देखें बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है और वो जितना कर रही है मेरे ख्याल से उससे ज्यादा उनको करना चाहिए था, क्योंकि वो इमरान खान की अहलिया है, उनको पता है कि उनका शौहर बेगुनाह है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। तो उस पर उनका रिएक्शन तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो तो वो है, अब क्या वो कर सकती है? रिएक्शन तो शो कर सकती है ना, अपना जज्बा दिखा सकती है। तो उस पर मेरे ख्याल से कोई वो नहीं, पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पार्टी के अंदर जो है इस चीज को बड़ी संजीदगी से लिया गया है कि आइंदा के अमल क्या होना चाहिए और आइंदा किस तरह हम कोई भी तारीख शुरू करें। जो कल मीटिंग हुई है उसमें काफी चीजें डिस्कस हुई हैं और उसमें आइंदा के लामल ऐसा होना चाहिए कि जो भी तारीख हो वो उसका नमंतकी अंजाम। लेकिन अदरवाइज हम सियासी लोग हैं, सियासी जदोजहद कर सकते हैं। सियासी जदोजहद में जरूरी नहीं है कि आप अपने फौरन जो है अपना मकसद हासिल कर लें, लेकिन ये खुशाइन बात होती है पॉलिटिकल पार्टीज की कि वो पार्टी मुत्तहिद रहती है और उसके जो वर्कर्स हैं वो चार्ज रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज इमरान खान ने कॉल दी तो ये रेस्ट एश्योर के लोग उसी तरह निकलेंगे। तो इससे बेहतर ये है गवर्नमेंट जो है वो अपना थोड़ा एक लचक दिखाए और जो काबिल अमल चीजें हैं उसको फौरी तस्लीम करें और आगे बढ़े। वरना जो ये कह रही है कि हम मुल्क को तरक्की की राह पे ले जा रहे हैं, तो उसका तो जब तक अमल नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो तरक्की कहाँ से आएगी? कहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे? इस वक्त कितना पैसा बाहर शौकत साहब आप ये कह रहे हैं कि जो आलमी इदारों की इस वक्त रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं, या IMF की अगर हम बात कर लें या किसी भी हम ऐसे आलमी इदारे की बात कर लें, फिच की बात कर लें, वो जो रिपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से शाया कर रहे हैं कि पाकिस्तान मईशत के एतबार से अभी बेहतर काम कर रहा है, आपको लगता है सब गलत है, सब दिखावा है या फेक है? देखिए, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। आपको पता है आलमी इदारे जो यहाँ काम करते हैं ना, उनके मफादात होते हैं। वो बगैर आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, इसलिए कि उनके अपने मफादात उससे जुड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के तो कोई हालात नहीं है। इस वक्त जो लोग, आप खुद अंदाजा करें, जो सैलराइड तबका है वो जो पहले गुजारा करता था इमरान खान के दौर में या उससे पहले, आज क्या सूरत हाल है? वही पैसा, उससे ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन लोगों को गुजारा नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह यह है कि आपने जो डॉलर को इतना आसमान पे चढ़ा दिया और पैसों पाकिस्तानी रुपीस को बेवकत कर दिया, तो उससे आप क्या मतलब लोगों को कितना धोखा दे सकते हैं इन बातों से कि जी हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, जी हमारा स्टॉक एक्सचेंज देखें जी कितना इंडेक्स क्रॉस कर गया है। इससे कोई भी लोग देखें, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। लोग सुबह जाते हैं सब्जी खरीदने, वो देखते हैं कि क्या चीज महंगी सस्ती हुई, कोई भी सस्ती नहीं हुई। लोग दुआएं देते हैं, गालियां देते हैं, बददुआएं देते हैं, लेकिन ये इनकी कोई वो है नहीं, इनके अंदर कोई वज़रा के अंदर कोई इंसान कटेक रहे आवाम के साथ। इनके अगर आवाम के साथ जुड़े होते हैं तो ये आवाम की बात सुनते हैं और ठीक है। अच्छा, एक और तनकीद जो की जा रही है अभी वो केपी गवर्नमेंट पर की जा रही है, या आप ये समझ लें कि स्पेसिफिकली गंडापुर साहब पर की जा रही है कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी मकासद हैं उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। केपी में आपको इन चीज़ों का काफ़ी सामना करना पड़ा है, लोग काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि कामों पर फोकस नहीं है
और ज्यादा जो फोकस रहता है वो एहतजाज पर ही रहता है? देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा होता है, वफाक की तरफ से काफी मौसर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है कि लोगों को ये बताया जाए कि जी अली अमीन गंडापुर कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनसे मुतमईन है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सूबे के अंदर, आप देखें, ये तो उन लोगों को पता चलता है जो यहाँ रह रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज मिल रही है उनको, कितना रोजगार, कितना तालीमी इदारे बन रहे हैं, नए नए इदारे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्कुल तरक्याती काम से हो रहा है। तो ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हम देख रहे हैं पिछले दिनों में जो वाकयात हुए हैं, उनको लेकर काफी तनकीद की गई। जो कुरम की बात है ना, देखिए कुरम में वफाकी हुकूमत ने क्या रोल अदा किया। ये जो बातें करते हैं कि जी हमने एपीसी बुलाई, एपीसी में नहीं आया। अच्छा, आपने एपीसी बुलाई तो एपीसी का क्या नतीजा निकला? आपने क्या उस पर इकदाम किए? इस वक्त जो कुछ हो रहा है कुरम के अंदर, देखिए सीज फायर से लेके जो 125 रुकनी हाई पावर डेलीगेशन वहां गया है, जरगा और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल है, वो अली अमीन गंडापुर की वजह से है। उन्होंने इसको तश्कील दिया, उन्होंने इस पे काम किया, सीज फायर कराया, फिर उनके मुतालबात देखे, फिर उसके बाद जरगा भेजा। ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन करती है जो किसी के अंडर होती है और उसको हिदायत मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 125 रुकनी जरगा आज भी वहाँ मौजूद है, वो लगा हुआ है दोनों फरीकैन के साथ, पायदार अमन के लिए काम कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस पे कोई बजाय इसके कि उससे ताउन करती, उसको पुश पे खड़ी होती, वो अलग एपीसी वहां बुला ले। भाई एपीसी आप बुला के आप क्या करेंगे? आपने पहले तो हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में करारदादें पेश की कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगाए, और फौरन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है वो एपीसी बुला रहा है। और भाई एपीसी आप बुलाए तो पहले तो सूबाई हुकूमत से कंसल्ट तो करे ना। आपने शायद ही नहीं कि आपके पास इख्तियार भी नहीं है। आप बताएं ना, आपने क्या हासिल किया? तो बगैर किसी मुशावरत के आप होते कौन है कि आप एपीसी बुलाते हैं, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए ढंडोरा पीटते हैं। आपको चाहिए था सूबाई हुकूमत के साथ बात करते कि जी वफाक आपके साथ ये ताउन करने के लिए तैयार है। अभी भी मैं कहता हूँ कि दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो सिर्फ एक सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, इसमें वफाक होना लाजमी होता है। हमारे देखे ये 20-25 साल हमारे हो गए, ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है और हमें अंदाजा है इसमें कुर्बानियां दे रही हैं हमारे पाक फौज के जवान, हमारी पुलिस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, ये कुर्बानी दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत वहां से सिर्फ कभी मिर्च मसाला फेंक देती है और ये कहती है जी यहाँ पे तो दहशतगर्दी है। भाई दहशतगर्दी है तो आपका वजीर दाखिला कितनी मरतबा आया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने कितनी दिलचस्पी, सिवाय इसके कि वो सिर्फ पीटीआई को कैसे क्रश किया जाए, पीटीआई के ठीक है। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है इस तमाम तर मामलों को सॉर्ट आउट करने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से उन्होंने यही कहा कि जब हमें एहतजाज पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा तो फिर जो आखिरी ऑप्शन पीटीआई के पास बचेगी वो सिविल नाफरमानी की तहरीक ही होगी। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात किस तरह से शुरू होते हैं और हुकूमत किस तरह से कामयाबी से इन्हें इंडक्ट कर सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया भर में ऐसे मनाजिर और वाक़यात अक्सर देखने को मिलते हैं जो हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन होने के बावजूद हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है जो कभी हमें हंसाने पर मजबूर करती है तो कभी हमारे दिल में सवालात भी उठाती है। आज हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करेंगे, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अपनी नौइयत के लिहाज से ये नहायत मुनफरिद है, हैरान कुन भी है। हमारी स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर देख रहे हैं जिनका मैं एलैबोरेट करूंगा। सोशल मीडिया पर आजकल ये वीडियो वायरल है जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद को ऊंट के साथ सफर करते हुए देखा जा सकता है। बिल्कुल ये गैर यकीनी मनाजिर हैं, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही आप देख भी रहे हैं। ये एक मुकम्मल सालम ऊंट है जिसे मोटरसाइकिल पर बिठाया गया है और इसका अंदाज ऐसा है कि देखने वाले न सिर्फ हैरान रह जाएं बल्कि कई सवालात भी उठते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल हुआ। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि ऊंट को खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल पर बिठाया गया है। जानवर के पांव मुड़े हुए हैं, मजबूती से बंधे हुए हैं और उसे बांधने के लिए रस्सियां इस्तेमाल की गई हैं ताकि वो किसी भी सूरत हरकत ना कर सके। ये मंजर ना सिर्फ अजीब है बल्कि जानवर की तकलीफ को भी जाहिर करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं और जानवरों के हुकूक की तंजीमों की मुदाखलत का मुतालबा किया जा रहा है। कई सारिफीन ने इस अमल की मजम्मत करते हुए कहा कि यह जानवर के साथ जुल्म है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
वीडियो की हकीकत पर सवालात भी उठ रहे हैं। कुछ अफराद का इस हवाले से कहना है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ज़रिए तख्लीक की गई है, और जबकि दीगर का यह मानना है कि वीडियो असली लगती है। और ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि यह वाक़या किस इलाके का है, लेकिन वायरल होने के बाद इसने लोगों की तवज्जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हासिल ज़रूर कर ली है, और कुछ अफराद इसे मज़ाहिया भी करार दे रहे हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम के लिए एक और फ़ख्र का लम्हा। नेपाल के शहर खटमंडू में 4 अक्टूबर 2024 को होने वाली इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 29 साल अतर जाहिद ने अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए भारतीय रेसलर सिंघम दुबे को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। अतर जाहिद, जो कि अल अहसा सऊदी अरब में पैदा हुए और पहले सऊदी निजात पाकिस्तानी प्रोफेशनल रेसलर हैं, जिन्होंने अपनी तरबियत साबिक WWE सुपरस्टार क्लेस्टो के ज़ेर निगरानी हासिल की है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक मिसाली खिलाड़ी बना दिया है, चाहे फाइट या डाई चैंपियनशिप में उनकी कामयाबी हो या हालिया फतह। अतर जाहिद ने बारहा साबित किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उनका मशहूर जो फिनिशिंग मूव है डेजर्ट स्लैम, और उनका जो सिग्नेचर मूव है A3 और सुपर किक, ये उन्हें एक ख़तरनाक हरीफ बनाते हैं। अतर जाहिद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अतर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप को जीतने के हवाले से। साथ ही साथ जब हम किसी भी हिंदुस्तानी हरीफ को हराते हैं तो ज़रा खुशी डबल हो जाती है। ऐसे ही है। तो ये जो आपका प्रोफेशनल रेसलिंग का सफ़र है, ये किस तरह से शुरू हुआ? ये बचपन से शुरू हो गया था। मुझे बचपन से शौक था। मेरे फादर बेसिकली रेसलिंग देखते होते थे जब VCR का जमाना होता था। ठीक है। तो तब से वो कैसेट्स ला के देखते थे। फिर 1, 2, 3 साल की उम्र से मुझे भी इस चीज़ का शौक हो गया। फिर जब मैं बड़ा हुआ मैं खुद भी कैसेट्स लाता था। फिर DVD आया। फिर इस तरह मुझे बहुत क्रेज था, तो मैंने कहा क्यों ना इसी चीज़ को आगे परस्यू किया जाए। ठीक है। तो फिर मैंने प्रोफेशनली इसकी ट्रेनिंग ली। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ से, किस एज से आपने ये स्टार्ट किया? ये मैं 12 साल की एज से ट्रेनिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनल रेसलिंग की, लेकिन मेरा डेब्यू जो है वो 2018 में हुआ था। 2018 में, मतलब 6 से 7 साल तकरीबन हो चुके हैं आपके इस डेब्यू को भी। सऊदी अरब में पैदा हुए, पाकिस्तानी पस मंज़र रखने के, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये क्या स्टोरी है? बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मकसद मेरा ये था कि आपको पता है जिस तरह इंटरनेशनली पोर्ट्रे किया जाता है पाकिस्तान का फॉल्स इमेज जो हकीकत में नहीं है। तो एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपने कंट्री का एम्बेसडर भी होता है। वो अपने कंट्री की वैल्यू, स्पिरिट, वो अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जहाँ भी हो जाता है। तो मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करूं अपने एक्शन के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने स्पोर्ट्स के थ्रू। तो बस ये मकसद था कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए। और पहले आप पाकिस्तानी रेसलर भी हैं जो कि साबिक WWE सुपरस्टार क्लेस्टो से आपने सारी तरबियत हासिल की है। ये एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? क्योंकि जो प्राइम गोल है, मैंने देखा किसी भी रेसलर का, वो WWE होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी जो ट्रेनर है WWE के रेसलर क्लेस्टो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है। इन्होंने सारा मुझे गाइड किया, सारा जो WWE की नॉलेज मेरे साथ शेयर की। उन्होंने बताया तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तुम WWE में जाओगे, तुम्हें ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैंने इंडिया को हराया नेपाल में, तो इसके पीछे क्लिस्टो का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूरी यानी ट्रेन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये स्टार्ट किस तरह से हुआ? किस तरह से आपका कांटेक्ट उनसे किस तरह से बना? बेसिकली सऊदी अरब में तो सर्टिफाइड अकेडमीज हैं, तो क्लिस्टो वहाँ सऊदी अरब आए थे ट्रेनिंग देने। तो वहीं पे फिर वो आए तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली और ये सारा सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह भी ये रिसेंट आपकी जो फाइट है सिंघम दुबे के साथ मुकाबला हुआ, आप जीते हैं आप, ये कोई ऐसे कोई दिलचस्प लम्हा जो आपके साथ शेयर, जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो? इस फाइट का जो एक सीक्वेंस था, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ नाज़रीन को भी पता चले कि कितनी खतरनाक फाइट है ये। बेसिकली सबसे पहले तो एक ये था कि नेपाल में मैच था, तो नेपाल में क्राउड में सारा इंडिया की चैंटिंग हो रही थी। मेरी स्पोर्ट में कोई नहीं था, मैं अकेला पाकिस्तानी था वहाँ पे। और जाने से पहले मुझे काफ़ी थ्रेट्स भी थी, लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया। मैंने कहा एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। तो इवन जब मुझे काफ़ी गुस्सा भी आता रहा ड्यूरिंग मैच, क्योंकि हर कोई इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। तो बस वही था, काफ़ी प्रेशर था मेरे पे, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब होता है तो ये आप पे प्रेशर होता है कि आप हार नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं। आज इंटरनेशनल टाइटल यहाँ से जीत के तो पाकिस्तान में ही लेके जाऊंगा। तो इस तरह बीच में 1-2 मोमेंट्स ऐसे आए जहाँ पे उसने मेरा सांस रोक दिया था और यानी मुझे लगा कि अब ये मैच ज़रा टफ हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये था कि कुछ भी हो जाए मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब मैं जीता तो ये जो मेरी विक्ट्री है, मैंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को डेडिकेट किया। कि मेरी अकेले की विक्ट्री नहीं है, ये आप सबकी 25 करोड़ आवाम की है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, माशाल्लाह से गुड लुकिंग भी आप बहुत हैं, लेकिन ऐसी फाइट में फिर बहुत ज़्यादा चोटें भी लगती हैं, जो आप मुझे बता रहे थे कि हर चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, स्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, आपका जो एक टाइटल उठा के भी आप पे मार दिया गया था। तो कौन कौन सी चीज़ें फिर इस्तेमाल कर सकते हैं इस फाइट में?
बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। जो हमारा मैच था वो हार्डकोर कैटेगरी का था, तो इसमें हर किस्म का वेपन अलाउड था। तो इसमें हमारे मैच में कैंडो स्टिक यूज हुई, स्टील यूज हुआ, हमारा जो फाइट और डाई टाइटल था मेरा वो उसने मुझे मेरे फेस पे हिट किया। तो ये सारे वेपन्स यूज हुए। हमारे मैच से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी हुए थे कि कुछ भी हो सकता है और अगर आपकी लाइफ को भी कुछ हुआ ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। तो लेकिन मेरा ये कि एनीथिंग फॉर पाकिस्तान के लिए कुछ भी। ठीक है। तो ये तो जब वो स्टिक पड़ती है ना तो फिर वो फिर पता चलता है कि ये कितनी जोर से पड़ी। हम तो टीवी पर देख लेते हैं, जो रेसलर्स को देखते हैं, प्रोफेशनल रेसलर्स को किस तरह से वो बियर करते हैं। इसकी भी कोई टेक्निक होती है? जी बिल्कुल। ये हमारी जो ट्रेनिंग हो रही होती है तो इसमें हमें स्टिक पड़ भी रही होती हैं। हमें जब मार खाने की हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो अगर जिसको पैशन नहीं है वो इसकी मार बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो ये है कि अगर आपको पैशन है, लगन है, आप इसमें सीरियस से आना चाहते हैं तो इसमें वही लोग आते हैं। अगर कोई ये सोच के आता है ये देख के कि ये तो बड़ा ईजी है, मैं रिंग में जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो फिर 1-2 दिन में इंजर्ड हो जाते हैं, वो फिर वापस कभी आते हैं। कई लोग कहते हैं ये जी फेक भी है। नहीं ऐसा, लेकिन जब स्टिक्स पड़ती हैं तो आवाजों से पता चल रहा होता है कि ये फेक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब पड़ रही होती है फिर पता चलता है कि ये क्या है। तो इसमें कोई भी वो नहीं कर सकता जिसको इसका पैशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपके कुछ सिग्नेचर मूव्स हैं, फिनिशिंग मूव्स हैं, वो मैं चाहूंगा जरूर बताएं, क्योंकि आपने नाम भी जो उनके रखे, डेजर्ट स्लैम हम देख रहे हैं, वो सऊदी अरब से इंस्पायर्ड कुछ हमें लग रहे हैं। ये किस तरह से फिर आपके जहन में आया? बेसिकली मेरा जो सारा बैकग्राउंड है वो अरब का बैकग्राउंड है। ठीक है। तो वहां से मैंने डेजर्ट वहां से आया और स्लैम ऐसे उठा के जोर से स्लैम करता हूँ नीचे। तो 6'5" की हाइट से जब कोई फिर नीचे गिरता है वो फिर उठता भी नहीं। तो मेरा ये डेजर्ट स्लैम और हाइट का काफी फिर इसमें एज आपको मिलता है रेसलिंग के बिल्कुल मिलता है। ठीक तो है। क्योंकि इतनी हाइट से कोई नीचे गिरे फिर उसके लिए जरा उठना दोबारा फिर काफी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको क्या स्कोप लग रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग के हवाले से? जैसे आपने बताया कि सऊदी अरब में तो फिर अकेडमीज बन चुकी हैं, वहां तो हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में बड़े जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। जिस तरह से सऊदीया को उस तरह से डेवलप भी किया जा रहा है, तमाम चीजों को वहां लाया जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या लगता है किस चीज की कमी है? बेसिकली पाकिस्तान में तो ना कोई सर्टिफाइड एकेडमी है प्रोफेशनल रेसलिंग की, ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है। लेकिन यहाँ पे लड़कों में टैलेंट बहुत है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर प्रोफेशनल रेसलिंग को सपोर्ट ना किया गया यहाँ पे तो इसी तरह होता रहेगा। हर कोई इंडिविजुअली जाता रहेगा अब्रॉड और वही जाके पाकिस्तान के लिए करता रहेगा। अगर तो यहाँ पे सर्टिफाइड एकेडमीज बनती हैं तो यहाँ पे टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। और यही है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान में क्रिकेट को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। क्रिकेट के अलावा अगर अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी स्पोर्ट्स को देखें तो नहीं, तो किसी भी और स्पोर्ट्स की ना कोई यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ना कोई सर्टिफाइड एकेडमीज है यहाँ पे। तो इंडिविजुअली यही है कि अपनी मेहनत, जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करके आता है वो उसकी अपनी मेहनत होती है, अपना हार्डवर्क होता है और अपना पैसा होता है। तो ये रेसलिंग जो है ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी है। बिल्कुल। तो इसमें वही लोग इन हो सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपको इंजरीज होती हैं, आपको उनसे रिहैबिलिटेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। ट्रेनिंग है वो सारे डॉलर्स में एक्सपेंसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको किस तरह से लग रहा है ये जो प्रोफेशनल फाइट्स, तमाम फाइट्स में आपने हिस्सा लिया है, अब आप जीत कर भी आए हैं, पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में फिर किस स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आप खेलते हैं या फिर वो डायरेक्टली आप खेल रहे हैं? कोई गवर्नमेंट आपको यहाँ से कोई सपोर्ट कर रही है? किसी से मुलाकात हुई हो इस हवाले से? नहीं, बेसिकली अभी तो मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, और किसी की कोई सपोर्ट नहीं है। और वैसे लेकिन जब मैं जीत के आया तो मेरी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन है राना मशहूद साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और काफ़ी मुझे एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलवाता हूँ। फिर उसके बाद मेरी गवर्नर के पी फैसल कुंडी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया, हमारी स्पेशल मीटिंग हुई। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं आपको अब प्रेसिडेंट साहब से मिलवाता हूँ। तो वो वन ऑफ द मोस्ट हम्बल और डाउन टू अर्थ पर्सन है जिनसे मैं मिला हूँ। तो वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो भी आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह भी मेरी मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। ठीक है। तो भी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कौन सी अपकमिंग फाइट है? कोई प्लान है जिसके लिए फिर तैयारी करनी है अभी? जी बेसिकली भी मेरा वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका इंक्लूड है। तो अभी डेट्स अभी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी सोशल मीडिया पे। तो मैं हर जगह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा और टाइटल जीतता। ठीक है। अच्छा अतर, मैंने देखा कि हर किसी का अल्टीमेट गोल जो रहता है वो फिर WWE रहता है कि कोशिश ये होती है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम अपने बचपन से देख के आए हैं, वहां पर जितने सुपरस्टार्स थे आप भी उनसे बड़े इंस्पायर्ड होंगे। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन WWE सुपरस्टार्स में से आपकी कौन रहे हैं? ऑल टाइम फेवरेट शॉन माइकल। अच्छा, तो ठीक है। तो मैं इवन बचपन में शॉन माइकल का मुझे इतना क्रेज था, स्कूल में मेरे टेबल में भी उसी का नाम लिखा होता था। हर टाइम मेरे माइंड में शॉन माइकल की चीजें चल रही होती थी, उसकी एंट्रेंस, उसकी सुपर किक,
और ये सारी चीजें। तो शॉन माइकल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मैं इसीलिए फिर आपने भी अपने एक फिनिशिंग मूव में सुपर किक को रखा है और सेम एज जिस तरह से वो उसको पोर्ट्रे करते हैं, बिल्कुल एचबी के हार्ट ब्रेक किड, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी एंट्रेंस पर भी कोई गाने को इस तरह से, क्योंकि वो म्यूजिक भी बड़ा, म्यूजिक का भी जो एलिमेंट था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता था वहां पर। बिल्कुल, मेरा जो इंटरेस्ट म्यूजिक है वो तो अरबिक सॉन्ग है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन शॉन माइकल का भी म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत लेकिन वो ऑल टाइम फेवरेट जो थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनका करिश्मा वो एक डिफरेंट लेवल का था, ठीक है, तो लार्जर देन लाइफ। अच्छा, लास्टली जिस तरह से आपकी ये फाइट या डाई चैंपियनशिप आपने जिस तरह जीती है, इन दोनों में फर्क क्या था, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और फाइट या डाई चैंपियनशिप में? बेसिकली फाइट और डाई जो टाइटल है, वो जिसके पास भी वो टाइटल है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आपको कोई भी चैलेंज करे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम ये ना फाइट और डाई, लड़ो या मरो। ठीक तो मैं अभी करंट फाइट और डाई चैंपियन हूँ, तो इंडियन ने मुझे चैलेंज किया था, तो अगर मैं हार जाता तो मेरा फाइट और डाई टाइटल भी उसका हो जाता। ठीक है। तो मैंने भी सक्सेसफुली नेपाल में फाइट और डाई टाइटल भी डिफेंड किया, और अगर मैंने इंडियन को ये हराया तो मैंने इंटरनेशनल टाइटल भी विन किया है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अतर जाहिद मौजूद थे। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, जिस तरह से परफॉर्म करते आप आ रहे हैं, लोगों को हराते आप आ रहे हैं, और सबसे बड़ी अभी जो कामयाबी मिली है, इंडियन जो उनके ओपोनेंट थे सिंघम दुबे, उनके खिलाफ मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त रहा, और उनकी जो सुपर मूव्स थी, उनकी जो फिनिशिंग मूव्स थी, वो भी हमने डिस्कस की हैं। पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो अपकमिंग इवेंट्स हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो भी वो जीत कर हमारे पास वापस आए। दोबारा हम उन्हें शो में ज़रूर दावत देंगे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।